नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के गवर्नेंस के उस मास्टर प्लान की, वो ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसे बटेगी। बड़ा मजेदार है ये देखना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला डिजाइन असल में हमारे देश को एक साथ कैसे जोड़े रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े और डाइवर्स देश में कानून बनाने की असली पावर आखिर है किसके पास? क्या ये सेंटर के पास है या स्टेट्स के पास या फिर दोनों के पास? जवाब जाहिर है हमारे संविधान की जड़ों में ही है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की बात करेंगे। फिर देखेंगे वो कौन से 3 पिलर्स हैं जिन पर सेंटर स्टेट के रिश्ते टिके हैं। इसके बाद कानून बनाने की पावर कहां से आती है वो समझेंगे। और फिर आएगी सबसे मजेदार चीज, वो 3 लिस्ट्स, उनका राज खोलेंगे। और आखिर में ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। भारत की गवर्नेंस का जो पूरा सिस्टम है उसकी नींव यानी इसकी फेडरल व्यवस्था से। तो ये फेडरलिज्म है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि सेंट्रल अथॉरिटी और राज्यों जैसी पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच बंटी होती है। और सोचिए, भारत जैसी डाइवर्सिटी वाली कंट्री के लिए कितना जरूरी है। मतलब पूरा देश एक साथ भी रहे और हर राज्य की अपनी अलग पहचान, अपनी जरूरतें भी पूरी हों। ठीक है, पावर बंटी होती है, ये तो समझ आ गया, पर यह होता कैसे है? हमारे संविधान ने इसके लिए 3 बहुत मजबूत पिलर्स बनाए हैं। ये 3 पिलर्स हैं: लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उन कानूनों को लागू करना, और फाइनेंशियल यानी पैसों का मैनेजमेंट। आज हम फोकस करेंगे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कानून बनाने की शक्ति पर। तो ये जो कानून बनाने की पावर है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11। इसमें आर्टिकल्स 245 से लेकर 255 तक। यही वो हिस्सा है जहां सारा एक्शन है। असल में यही वो ब्लूप्रिंट है जो साफ साफ बताता है कि कौन किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 245(1) तो इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए। मतलब एकदम साफ लाइन खींच दी गई है, सबका अपना अपना दायरा तय है। चलिए अब आते हैं उस मास्टर प्लान पर जो असल में इन सभी सब्जेक्ट्स को बांटता है। ये सबसे मजेदार हिस्सा है। ये मास्टर प्लान हमें मिलता है संविधान के 7 शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें 3 अलग अलग लिस्ट्स में बांट दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। और ये सिस्टम ना बहुत ही शानदार है। देखिए, सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। इस पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। इन पर कानून बनाने की पावर सिर्फ स्टेट्स के पास है। और फिर है तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों की नजर रहती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, मैरिज। और हाँ, इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का फर्क तो बिल्कुल साफ है। यूनियन लिस्ट उन मुद्दों के लिए है जिन पे पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी चाहिए, और स्टेट लिस्ट उन मुद्दों के लिए है जिन्हें रीजनल लेवल पर वहां की जरूरतों के हिसाब से हैंडल करना बेहतर है। और फिर आती है ये खास लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों को कानून बनाने की पावर है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां लगता है कि दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है। अच्छा, ये सब तो हो गई संविधान की बातें, लिस्ट्स, आर्टिकल्स। पर सवाल ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना मैटर क्यों करता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यही डिजाइन है जो भारत जैसे विशाल और डाइवर्स देश को एक साथ लेकर चलता है। ये नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाता है। मतलब देश एक भी रहे और राज्यों को अपनी बात कहने की, अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी भी हो। यह पक्का करता है कि पावर किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। और यही तो भारत के क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी की नींव है। और जाते जाते एक बड़ा मजेदार सवाल,
सोचिए क्या होगा अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों ने कानून बना दिए और दोनों कानून एक दूसरे से अलग हैं। तब किसका कानून माना जाएगा? इस सवाल का जवाब पावर बैलेंस की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सोचिएगा जरूर।